नमस्कार, मैं दीपक राजसुमन। सिटी इंडिया की खास पेशकश इतिहास की बात में आज उस मुस्लिम महिला की दर्दनाक दास्तां की पूरी कहानी आपको बताएंगे, जिसे हमारी न्यायपालिका के चौखट पर ना जाने कितनी बार इंसाफ के लिए भीख मांगनी पड़ी, ना जाने उसे कितनी बार हमारे समाज में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, ना जाने उसे कितनी बार धमकियां मिली, ना जाने उसे कितनी बार अपनी लड़ाई से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन वो हिम्मती महिला न केवल कोर्ट में लंबे समय तक अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन आरोपियों को जेल की सलाखों तक भी पहुंचाया। तो चलिए आज आपको हम बिल्किस बानो की पूरी कहानी बताएंगे। बिल्किस बानो कौन थी, कहां से आई थी, आखिर उसके साथ हुआ क्या था और अब तक उसके केस में हुआ क्या है। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है गुजरात के गोधरा कांड से। 3 मार्च 2002 का वो दिन जब बिल्किस बानो की ज़िंदगी में कुछ लोग काल बनकर दस्तक देते हैं और देखते ही देखते उसको बीच सड़क पर नोचना शुरू कर देते हैं। गुजरात में चारों तरफ दंगा फैला हुआ था। दंगाई मुस्लिमों को घर को ढूंढ ढूंढ कर जला रहे थे, उसकी हत्या कर रहे थे। उन दंगाइयों की भीड़ ने बिल्किस बानो के घर में भी दस्तक दी। ये दिन था 3 मार्च 2002। जगह थी गुजरात का दाहोद जिले के लीमखेड़ा तालुका के रंधीकपुर गांव। जब भीड़ ने इस गांव में घुसा और बिल्किस बानो के परिवार पर हमला कर दिया और एक के बाद एक परिवार के 7 सदस्यों को उन दंगाइयों ने हत्या कर दी। जब इन दंगाइयों का इसमें भी मन नहीं भरा तो 5 महीने की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ बारी बारी से गैंग रेप किया। ये मामला गुजरात दंगे का सबसे क्रूर और डरावना था, जो इंसानियत और क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उस समय बिल्किस बानो मात्र 21 साल की थी। बिल्किस इस बारे में मीडिया में बातचीत करते हुए कहती हैं, जब उनके साथ गैंग रेप हुआ तो करीब 3 घंटे तक उन्हें होश नहीं आया। जब होश आया तो देखा उन दंगाइयों ने उसके सारे कपड़े फाड़ दिए थे। उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, पूरा बदन नग्न था। वो कहती हैं शरीर में इतना दर्द था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। वो किसी तरह खुद को संभाली और नंगे बदन पास के एक आदिवासी घर में जाकर कुछ कपड़े उधार मांगकर पहने। उस दर्द को महसूस करिए और सोचिए ये कितना डरावना दृश्य होगा। अगर आपके बदन पर कपड़े ना हो और आपको अपने गांव में जाना हो तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। खैर, बिल्किस कहती हैं उनके इस हालत में एक होमगार्ड ने देखा तो पास के पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करवाने ले गया। बिल्किस बानो को लेकर BBC में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कहती हैं, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए पुलिस वालों को जब शिकायत में क्या लिखा गया पढ़कर सुनाने को बोला गया तो उन्हें सुनाने से मना कर दिया गया और चुपचाप अंगूठे का निशान ले लिया गया। वो कहती हैं जो मर्जी था पुलिस वालों ने अपने रिपोर्ट में लिख दिया, जबकि वो सभी आरोपियों को पहचानती थी। वो उनके सभी पड़ोसी ही थे, लेकिन उनके सिर पर धर्म को लेकर इतना खून सवार था कि उन्हें उस समय कुछ भी नहीं दिखाई दिया। जिस दिन बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ उस दिन 4 और महिलाओं के साथ रेप हुआ। इसमें बानो की भी मां शामिल थी, जबकि इस हमले में रंधीकपुर गांव में 14 मुस्लिमों की हत्या की गई। इसमें बानो की बड़ी बेटी भी शामिल थी। शिकायत के बाद पुलिस ने बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप में पहुंचाया और वहां से मेडिकल जांच के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। बाद में इस मामले की जांच पुलिस ने शुरू की तो पुलिस ने पहले ही सबूतों के अभाव में इस केस को खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में बानो ने अपनी शिकायत लेकर पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपने ऊपर हुए अत्याचार को लेकर याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इस केस की जांच करने के लिए CBI को आदेश दिया। जांच की शुरुआत हुई तो CBI ने 18 लोगों को दोषी ठहराया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 2 डॉक्टर शामिल थे, जिन पर आरोप लगा कि ये सबूत में छेड़छाड़ की है। CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मारे गए लोगों को पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया गया ताकि आरोपियों को बचाया जा सके। बाद में CBI ने दफनाए गए शवों को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम करवाया। कब्र से निकालने के दौरान CBI ने देखा कि दफनाए गए शवों का शरीर से सिर अलग कर दिया गया था ताकि उसकी पहचान ना हो सके। धीरे धीरे केस आगे बढ़ा तो बानो को धमकियां मिलने लगी केस वापस लेने की, लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारी। 2 साल में करीब 20 बार उसे अपना घर बदलना पड़ा। तब बानो ने सुप्रीम कोर्ट से इस केस को दूसरे राज्य में शिफ्ट करने के लिए अपील की। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को मुंबई कोर्ट भेज दिया। जनवरी 2008 में CBI की विशेष अदालत ने 11 लोगों को दोषी करार दिया, जिस पर गर्भवती महिला के साथ रेप,
हत्या और गैर कानूनी तरीके से एक जगह इकट्ठा होने के आरोप तय किए। 7 आरोपियों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, जबकि एक आरोपी की सुनवाई के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में गुजरात सरकार को 2 सप्ताह के भीतर बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा, घर और नौकरी देने का आदेश दिया। लेकिन बाद में गुजरात सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये मुआवजा बहुत अधिक है, लेकिन कोर्ट ने उनके बातों को खारिज कर दिया। वहीं कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को भी आदेश दिया कि वो बिल्किस बानो को 55,000 रुपये मुआवजे के तौर पर दे। उन पुलिसकर्मी और IPS अधिकारी पर भी कार्रवाई की गई जो इसमें शामिल थे। दरअसल ये सारी बातें आज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक महिला के ऊपर इतनी दरिंदगी की गई, उसके साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई, फिर भी गुजरात की सरकार ने उन सभी आरोपियों को 15 अगस्त को रिहा करने का आदेश दिया। गुजरात सरकार का कहना था कि इन सभी आरोपियों को माफ़ी योजना के तहत रिहा किया गया। रिहाई पर बिल्किस बानो के पति कहते हैं, जब बिल्किस को इन आरोपियों की रिहाई के बारे में सुना तो हैरान थे कि आखिर सरकार ऐसे कैसे कर सकती है, जबकि सभी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। उसके बाद इन सभी आरोपियों को जेल के बाहर आने के बाद लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया, जिस पर कई बुद्धिजीवी लोगों ने भी सवाल उठाए। खैर, आप सोचिए, एक महिला के लिए इतने वर्षों तक अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा, कितने दर्दों और मानसिक यातनाएं सहनी पड़ी। उस दर्द को महसूस करिए और सोचिए, क्या उन आरोपियों को माफ़ किया जाना चाहिए था। धन्यवाद।